हेलो एंड वेलकम बैक टू डब्लूम क्लासेस। आज की क्लास में वी विल स्टडी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसको हम ऑर्डिनल अप्रोच के अंडर बी पढ़ते हैं। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस स्टडीड अंडर ऑर्डिनल अप्रोच। सबसे पहले हम सिंपल टर्म्स में लेमैन टर्म्स में इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेते हैं। जब हम इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेंगे उसके बाद हम इसको फर्दर जो है, सबसे पहले यू शुड नो दैट ऑर्डिनल अप्रोच में हम ये मान के चलते हैं कि जो यूटिलिटी होती है इट इज़ मेयरली अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दैट हम इसको एक्चुअली मेजर नहीं कर सकते हैं इन नंबर्स, कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स, लेकिन हम इसको रैंक ज़रूर कर सकते हैं। अपनी यूटिलिटी को रैंकिंग कैसे कर सकते हैं? दैट गुड ए आपको ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है, गुड ए इज़ गिविंग मोर यूटिलिटी देन गुड बी, और गुड सी इज़ गिविंग यू मोर यूटिलिटी देन गुड डी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं उनकी यूटिलिटीज़ को रैंक कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं, बट एक्चुअली आप ये नहीं बता सकते कि इस वाले कमोडिटी से मुझे 10 यूटाइल्स यूटिलिटी मिल रही है और इस वाले कमोडिटी से मुझे 20 यूटाइल्स जो है यूटिलिटी मिल रही है। सो दिस इज़ इट फॉर ऑर्डिनल अप्रोच। अब हम सीधा चलते हैं इंडिफरेंस कर्व की तरफ। देखो, इफ़ देर आर पीपल अमंग यू जिनको ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट है, तो दिस पार्ट माइट नॉट मेक सेंस टू यू, क्योंकि आई एम ट्राइंग कि जो बिल्कुल एक स्क्रैच से बच्चों को मैं आइडिया दे सकूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, सो इंडिफरेंस कर्व इज सिंपली से यू आर अ पर्सन एंड you are going to a supermarket for doing grocery. Grocery is my leisure activity, इसलिए मुझे हमेशा हर एग्जाम्पल में ग्रॉसरी याद आ जाती है। Now let's say that you are buying certain commodities और आप यहाँ पे 2 बास्केट्स उठाते हो। ठीक है, वहाँ पे अपने सुपर स्टोर में जाके you are picking up 2 baskets, 1 basket एंड द सेकेंड बास्केट। अब आपको इन दोनों बास्केट्स में कुछ गुड रखने हैं। लेट्स से यूर बाइंग 2 गुड्स, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो है उसमें हम यूजुअली जो है 2 गुड्स के बीच में मेजर करते हैं कि 2 गुड्स के कौन से अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आपको सेम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी देंगे। ठीक है, तो लेट्स से कोई 2 गुड्स हैं, एक गुड एक्स है और एक गुड वाई है। ओके, अब जो फर्स्ट बास्केट है आपकी, उसमें मान लो आप गुड एक्स की क्वांटिटी रखोगे कुछ 4। ठीक है, 1 2 3 4, और जो गुड वाई है उसकी क्वांटिटी रखोगे से 2। ठीक है, तो 2 ये होगी। अब जो आपका दूसरा बास्केट है, इसमें से आपने रख ली, आपको गुड वाई जो है उसकी भी काफ़ी ज़रूरत है, तो आप गुड वाई की कितने रख रहे हो? 3 यूनिट्स रख रहे हो, और यहाँ पे गुड एक्स के भी 3 यूनिट्स रख रहे हो। सो 3 ईच हो जाएंगे दोनों के। ठीक है, अब जब आप बिलिंग के लिए जाओगे काउंटर पे फॉर बिलिंग, जब आप काउंटर पे पहुंचोगे बिलिंग करवाने के लिए, तो ये जो दोनों बास्केट्स हैं, बास्केट 1 एंड बास्केट 2, फर्स्ट एंड सेकेंड, अब आप इसमें से खाली एक ही बास्केट ले सकते हैं बिकॉज दैट इज़ योर बजट। क्योंकि हमेशा जब भी हम कोई चीज़ बाय करते हैं वी यूजुअली हैव अ बजट इन माइंड। आपके पास हमेशा बजट कंस्ट्रेंट होता है, क्योंकि हमारी जो इनकम होती है वो फिक्स्ड होती है। जिस तरीके से रिसोर्सेज स्कार्स हैं इकॉनमी में, सारे के सारे रिसोर्सेज स्कार्स, उसी तरीके से एट एन इंडिविजुअल लेवल हम देखेंगे तो हमारी जो इनकम होती है वो भी किसी हद तक लिमिटेड होती है। आप
एक्सटेंसिव जो है शॉपिंग जो है, कुछ भी ले लो कुछ भी ले लो कुछ भी ले लो, नहीं कर सकते हैं। जो फैमिली जिस लेवल की रिच होती है उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी उसी लेवल के ज़्यादा एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो हर किसी के लिए ये कंस्ट्रेंट रहता ही है क्योंकि उनकी चॉइसेस भी फिर उसी हिसाब से होती है। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। आपके पास 2 बास्केट्स है जिसमें से आप खाली एक बास्केट की बिलिंग करा सकते हो। नाउ द थिंग इज़ कि आपने इस बास्केट में ये कॉम्बिनेशंस इस तरीके से चूज़ किए हैं कि आप कोई भी बास्केट ले लोगे, आप फर्स्ट बास्केट ले रहे हो या फिर सेकेंड बास्केट ले रहे हो, दोनों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब आप आँख बंद करके फर्स्ट बास्केट की भी बिलिंग करा सकते हो, सेकंड बास्केट की भी। अब आपको यहाँ पे आके ये ना सोचना पड़े कि नहीं यार, जो अगर मैं पहली बास्केट लूँगा तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी, मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, फर्स्ट बास्केट मुझे ज़्यादा यूटिलिटी देगी। इट कैन नॉट बी लाइक दैट। ये दोनों बास्केट्स इस तरीके की हैं कि आप आंख बंद करके कोई भी बास्केट ले सकते हो, किसी की भी बिलिंग करवा सकते हो। और ये जो दोनों ही कॉम्बिनेशन थे 4-3 और 2-3, ये आपको इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुई होगी। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने इंडिफरेंस कर्व की तरफ। सो इंडिफरेंस कर्व इज़ बेसिकली a graphical representation of different combinations, ठीक है, which yield same level of satisfaction to the consumer. तो basically indifference curve जो होता है, it is a curve like this, it is a locus of points, अलग अलग points हैं और ये points क्या डिनोट करते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन डिनोट करते हैं दो गुड्स के। से गुड X है यहाँ पे और यहाँ पे गुड Y है, ठीक है। अगर यहाँ पे गुड Y की क्वांटिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे गुड X की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी कम होगी। यहाँ पे हमने देखा गुड Y की क्वांटिटी थोड़ी कम हुई तो साथ में हमने जो गुड X है अपना उसकी क्वांटिटी बढ़ा ली। उसी तरीके से एक ये पॉइंट है हमारे यहाँ पे गुड Y की क्वांटिटी और कम है और X की हमने थोड़ी और ज़्यादा बढ़ा ली। इसी तरीके से दिस वन इज़ अनदर पॉइंट, यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से हो रहा है एंड दिस वन इज़ अनदर पॉइंट। A, B, C, D, E। अगेन गोइंग बैक टू द एग्जाम्पल, आप यही समझ लो कि जैसे आपने वहाँ पे 2 बास्केट्स चूज़ की थी, यहाँ पे आपने 5 बास्केट्स चूज़ की हैं। दीज 5 बास्केट्स हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 गुड्स, गुड X और गुड Y। कहीं पे गुड Y ज़्यादा है और कहीं पे गुड X जो है वो कम है और कहीं पे गुड X ज़्यादा है और गुड Y की क्वांटिटी बहुत कम है। लेकिन ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस इस तरीके के कॉम्बिनेशंस हैं कि आपको इनसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिल रही है। I hope it's clear to you. Now coming back to definition. So what is indifference curve? Indifference curve is a curve which shows different combinations of the two commodities which yield same amount of utility or satisfaction to the consumer। देखो, आई एम श्योर कि आपको इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा यहाँ से। और अब जो इसकी डेफिनेशन थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब आपको इसकी डेफिनेशन भी जो है याद रखने में मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। नाउ कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कई बार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिफरेंस कर्व प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ समझनी जो है बहुत ज़रूरी है। हर एक प्रॉपर्टी के पीछे प्रॉपर लॉजिक है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट कर्व, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है ये हमेशा स्लोप करता है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, ठीक है, अपवर्ड
इस तरीके से नहीं है, इट्स नॉट अपवर्ड स्लोपिंग, रादर इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। साथ में डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के साथ साथ इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जब ये लेफ्ट टू राइट स्लोप कर रहा है डाउनवर्ड, तो इसका क्या मतलब है कि से इफ देयर आर टू गुड्स, गुड y एंड गुड x, एंड इन डिफरेंस कर्व ये डाउनवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे कंज्यूमर को अपनी गुड y गुड x की कमोडिटी ज़्यादा करनी है, ठीक है, अगर उसको गुड x यहाँ पे ज़्यादा बाय करना है, लेट्स से दिस इज़ वन पॉइंट जहाँ पे गुड x की क्वांटिटी से 10 यूनिट्स है और यहाँ पे गुड y की क्वांटिटी 50 यूनिट्स है, अगर उसको गुड x की क्वांटिटी बढ़ानी है, ठीक है, 10 से 20 करनी है, तो उस केस में उसको गुड y की जो क्वांटिटी है वो कम करनी पड़ेगी, इट विल कम टू 30। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि दोनों गुड्स बढ़ जाएंगे तो फिर उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिलेगी ना। अगर यहाँ पे उसको 50 यूनिट्स थे और यहाँ पे 10 यूनिट्स जो है गुड x के थे, अब वो बोलेगा कि मैं 50 यूनिट्स रख लेता हूँ, गुड y की भी 50 यूनिट्स रख लेता हूँ, और एट द सेम टाइम जो गुड x है उसके 30 यूनिट्स रख लेता हूँ। तो यहाँ पे तो सेटिस्फैक्शन इस पॉइंट पे बढ़ जाएगी जो दूसरा पॉइंट होगा। लेकिन इंडिफरेंस कर्व क्या बोलता है? इंडिफरेंस कर्व बोलता है कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इंडिफरेंस कर्व पे, जो कंज्यूमर होगा वो इंडिफरेंट होगा उन सारे पॉइंट्स के बीच में, वो कोई भी जो है कॉम्बिनेशन खरीदने के लिए या कंज्यूम करने के लिए तैयार है, उसको बराबर यूटिलिटी मिलेगी सारे के सारे पॉइंट्स से। लेकिन अगर हम इंडिफरेंस कर्व पे ही दोनों गुड्स की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो दैट विल गिव हायर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, ठीक है। इसलिए IC कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज इन केस अगर आपको एक जो है एक गुड की जो है क्वांटिटी बढ़ानी है तो उसके लिए आपको दूसरे गुड की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि अगर आपको गुड x की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो उसके लिए आपको गुड y की क्वांटिटी रिड्यूस करनी होगी। ऑल राइट, क्लियर? So now the second property for the indifference curve is convex to the origin. IC curve is convex to the origin. वैसे IC curve जो होता है उसको जनरली इस तरीके से नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। It is always drawn like this. It is not concave, ये कन्वेक्स होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको आता है डिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, और इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग और अपवर्ड स्लोपिंग, इस तरह के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट डिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब इसके पीछे जो लॉजिक है वो भी हम समझ लेते हैं। सो दिस शेप ऑफ being convex to the origin, which is वजह से होता है, it is because of diminishing marginal utility, ठीक है, हमने देखा है। अब देखो कि जब गुड y जो है उसकी क्वांटिटी उसने कम कर दी 50 से 30 पे आने के लिए, उसने गुड x की क्वांटिटी सिंस उसने 10 से 20 बढ़ानी थी तो उसके लिए उसको गुड y की क्वांटिटी जो है वो 50 से 30 पे लानी पड़ी, राइट। लेकिन हमें पता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन जो है वो बढ़ाते हैं, ठीक है, कंजम्पशन जब इंक्रीज होगी तो हमें उसको और कंज्यूम करने की जो सेटिस्फैक्शन है वो जो मिलती रहती है हर एक नेक्स्ट कंजम्पशन पे वो कम हो जाती है। लाइकवाइज यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर अब मान लो अब पहले तो उसको 10 से 20 करना था सीधा, ठीक है, तो उसने 50 से 30 पे आ गया। अब यहाँ पे वो विलिंग नहीं होगा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लूज़ करने के लिए गुड y की, कि मैं और ज़्यादा कम कर लेता हूँ, से 30 से 5 पे आ जाता हूँ और x को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि अगर वो x की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा तो वहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्या होता है कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है इट इज़ कन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल
यूटिलिटी, क्योंकि अब वो ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता है। वो क्यों y की बहुत ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करेगा ताकि उसको थोड़ी सी यूनिट गुड x की मिल पाए, ठीक है। इससे उसकी यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो सकती है। दैट इज़ वाई इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो आपको बेसिकली इतना बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग कि ताकि आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आता हो वो उसको नहीं करे। सो यू हैव टू रिमेंबर इज दैट इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है और स्लोप डाउनवर्ड करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। थर्ड प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट higher indifference curve yield higher amount of satisfaction। देखो लेट्स से दो इंडिफरेंस कर्व है हमारे पास IC1 और IC2। This is IC1 and this is IC2। ये सीधी सी समझ की बात है कि जो लोअर वाला इंडिफरेंस कर्व है, नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व है, इस पे जो भी कॉम्बिनेशंस होंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशंस A, B, C, D, इसमें जो क्वांटिटीज़ होंगी, ठीक है, इन दोनों कॉम्बिनेशन गुड्स की जो क्वांटिटीज़ होंगी इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में, वो कम होंगी विद रिस्पेक्ट टू दिस। क्योंकि ये हायर है तो इसमें आप y भी ज़्यादा रख सकते हो, x भी ज़्यादा रख सकते हो अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है। तो जब आपके पास दोनों ही गुड्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना। तो ज़्यादा चीज़ों की ज़्यादा यूटिलिटी है, हमारे पास ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इसलिए हमेशा जो भी हायर इंडिफरेंस कर्व होता है उससे हमें हायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। एंड जो लोअर इंडिफरेंस कर्व होता है विद रिस्पेक्ट टू द हायर इंडिफरेंस कर्व वो हमें कम यूटिलिटी या फिर सेटिस्फैक्शन देता है। देयरफॉर हायर इंडिफरेंस कर्व यील्ड हायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। टू आईसी कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखो अगेन हम इसको समझते हैं एक केस करके जहाँ पे दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स से दिस इज IC1 and IC2 is intersecting IC1 at this point D। अब दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशन है और दोनों कॉम्बिनेशन IC1 पे जो और IC2 पे, IC1 पे जो कॉम्बिनेशन है वो सेम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं और IC2 पे जो कॉम्बिनेशन है वो भी सेम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। नाउ वी आर सेइंग कि एट पॉइंट B IC कर्व 1 और IC कर्व 2 जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन B, ये IC1 और IC2 पे सेम होगा। लेकिन हमने तो अभी पढ़ा कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। तो किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें? क्योंकि अगर दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट पे वो सेम सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी देंगे, सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। बट दो इंडिफरेंस कर्व, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व कभी भी सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते हैं। एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं A, B, C, D, ये सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, बट द सेम पॉइंट्स ऑन अ हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव यू अ हायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। और अगर यहीं पे एक लोअर इंडिफरेंस कर्व होगा तो the A, B, C, D points on the lower indifference curve would give you lower amount of satisfaction। इसलिए two indifference curve can never intersect each other, क्योंकि अगर वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो that means at that point जो satisfaction है, level of satisfaction है वो सेम है, but that is not actually possible। Therefore, this property that two indifference curve would never intersect each other। One more
important property, it is probably the last property, is कि indifference curve never touches either of the axis. ऐसी curves never touch either of the axis. Either of the axis. ये x axis को टच करेगा पूरी तरीके से, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये कभी आपका ऐसी कर्व जो है वो इस तरीके से आएगा। क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है? सिंस आईसी कर्व में हम दो गुड्स के जो कॉम्बिनेशन है वो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम गुड वाई को मेजर कर रहे हैं और यहाँ पे हम गुड एक्स को मेजर कर रहे हैं। नाउ लेट्स से एट अ पॉइंट लाइक दिस ए पॉइंट एंड दिस बी पॉइंट, हम देख रहे हैं कि पॉइंट ए पे क्या है कि यहाँ पे सारी की सारी जो कंजम्पशन है वो गुड वाई की हो रही है। अब देखो गुड एक्स जो है यहाँ पे 0 कंज्यूम हो रहा है और एट द सेम टाइम यहाँ पे सारी की सारी कंजम्पशन जो है वो गुड एक्स की हो रही है और गुड वाई की कंजम्पशन इस पॉइंट पे 0 है, पॉइंट बी पे, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो है वो बेसिकली दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के की स्टडी करता है जो एक कंज्यूमर को सेम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी या फिर सेटिस्फैक्शन देंगे। आपने फ्रूट्स में से अगर आप 3 बनानाज ले रहे हो और 2 ऑरेंजेस ले रहे हो, उससे भी आप इक्वली सेटिस्फाइड हो। उसी तरीके से आप 5 ऑरेंजेस और 2 बनानाज ले रहे हो, उससे भी आप इक्वली सेटिस्फाइड हो। कंडीशन इज वो आपको सेम अमाउंट ऑफ मनी में मिल जाने चाहिए, ठीक है, तो वो आपको सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन भी देंगे। वो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से होगा, आप किसी भी तरीके से उस नंबर को चेंज कर सकते हो। लेकिन जब आप सारे का सारा पैसा एक ही गुड पे लगा दोगे तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, 2 गुड्स की कर रहे हैं। हम एक गुड का कॉम्बिनेशन जो है नहीं बना सकते, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं जहाँ पे सारी की सारी कंजम्पशन एक गुड की होगी और दूसरी गुड की कंजम्पशन हम 0 रखेंगे, ठीक है। नाउ हम चलते हैं कुछ एजम्पशंस देख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एजम्पशंस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एटलीस्ट अगर आप JKSSB का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो। बट एजम्पशंस हम जनरली इसलिए पढ़ते हैं कि जब आप इस लॉ के बारे में सोचो तो वो आपको वैलिड लगे, क्योंकि अगर आप वेगली अगर देखोगे ना तो आपको लगेगा ये क्या बोल रहे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब आप एजम्पशंस को माइंड में रख के उस लॉ को पढ़ने की कोशिश करोगे देन दैट विल मेक सेंस। एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट assumption is कि कंज्यूमर इज सपोज टू बी रैशनल। जहाँ कंज्यूमर होता है और शी हैज टू बी रैशनल। कंज्यूमर इज सपोज टू बी रैशनल। Now who is a rational consumer? A rational consumer is one जो मैक्सिमम अपना बेनिफिट देखता है। अगर कोई कंज्यूमर है जो दिमाग लगाए बिना कुछ भी खरीद रहा है, बोल रहा है कि मेरी सेहत के लिए अच्छा हो ना हो, मुझे बेनिफिट मिले ना मिले, मैं कुछ भी ले लेता हूँ ऐसे ही विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, दैट कंज्यूमर इज़ नॉट अ रैशनल कंज्यूमर। और जब हम आईसी कर्व का एनालिसिस पढ़ रहे हैं उसके लिए जो आपका कंज्यूमर है ही और शी हैज़ टू बी रैशनल, जिसको अपना नफ़ा नुकसान जो है उसके बारे में पता हो, अपने बेनिफिट्स के बारे में पता हो और अपने लॉसेस के बारे में भी पता हो। देयरफॉर अ गुड कंज्यूमर इज़ one who is rational with regard to their decisions. Now the second thing is कि यहाँ पे जो हम measurement करते हैं utility की, it is in ordinal utility. Therefore, ordinal measurement of utility is only possible. Ordinal measurement of utility is done. ठीक बात है। The next thing is that यहाँ पे the consumer is consuming only and only 2 goods. अब बहुत सारे goods नहीं रख सकते हो, 10 goods, 15 goods, no. Only 2 goods. 2 goods only are consumed. ठीक है। The fourth thing is marginal rate of substitution.
is diminution. That is जो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जब आप एक गुड को दूसरी गुड के लिए सब्स्टिट्यूट करते हो, सिर्फ अगर कॉम्बिनेशंस अलग अलग हैं, यहाँ पे 4 है, गुड एक्स है और गुड ए है, यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे अगर लेट्स से यहाँ पे 6 है, ठीक है, यहाँ पे अब हम कर देंगे 4, तो यहाँ पे हम बढ़ा देंगे 5, यहाँ पे हम कर देंगे 3, तो यहाँ पे हम कर देंगे 6. Now these are 3 different combinations, लेकिन जो marginal rate of substitution होता है, ये कह रहे हैं कि ये कम होता जाता है, ठीक है. फिर मुझे यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे इसको मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए. सो लेट्स से यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 6 है, सो यहाँ पे भी लेट्स से 16 है. पोटेंशियल ऑल द थिंग्स, यहाँ पे हमें गैप जो है वो बड़ा रखना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे. लेट्स से यहाँ पे 35 यूनिट्स है और यहाँ पे ओनली 20 यूनिट्स कंज्यूम हो रही हैं, ठीक है. नो हमें इसकी वाई की कंजम्पशन बढ़ाने के लिए फ्रॉम 20 to 25, लेट्स से हम यहाँ पे इसकी 25 यूनिट्स पे आ जाएंगे एक्स की. अब यहाँ पे आप देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो इसने सब्स्टिट्यूट किया वाई की जो है कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, वाई यूनिट्स को 20 से 25 पे जाने के लिए यहाँ पे जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो 10 यूनिट इसने सैक्रिफाइस की, ठीक है. अब मान लो इसको और कंजम्पशन बढ़ानी है अगर, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 20 अगर 7 करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ये कम यूनिट्स जो है वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होगा. लेट्स से ओनली 20 यूनिट्स, यहाँ पे 5 यूनिट्स ही सैक्रिफाइस करेगा. क्योंकि जैसे कोई गुड कम होता जाता है तो हमें इसकी ज़रूरत जो है वो ज़्यादा महसूस होती है. कन्वर्सली आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो उसकी ज़रूरत हमें थोड़ी थोड़ी कम लगने लगती है, हमें लगता है कि यार दूसरी चीज़ भी हमारे लिए साथ बराबर होनी चाहिए. देयरफॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिमिनिशिंग, ये भी हमारी एक assumption रहती है, ठीक है. So these are the most important assumptions. There are other assumptions as well जिनको हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. अच्छा, अगर थोड़ा जो आपको पता होना चाहिए what is indifference map. Indifference curve का जो मैप है what is that? So basically जब हम बहुत सारे indifference curve एक साथ ड्रा कर देते हैं simply, so that is indifference curve map. So AC1, AC2, AC3, AC4, so ये सब मिलके क्या बन जाते हैं indifference curve. Therefore a set of indifference curve is called as indifference curve map. जब आप बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को इकट्ठा स्टडी करते हैं तो उसको इंडिफरेंस मैप कहा जाता है. सो ये था इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ और उसके असम्पशंस एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ इंडिफरेंस कर्व.